subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज हमारा फोकस होगा ITR फाइलिंग पर, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर। 31 दिसंबर ये डेट अब करीब आ रही है और हम सभी ने देखिए 2022 के स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये प्लान तो हमारा बन चुका है, लेकिन ये तारीख इस लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021-22 की ITR फाइलिंग की एक्सटेंडेड ड्यू डेट भी आ रही है और आप में से काफ़ी लोगों का ये मानना होगा कि हमें इस डेडलाइन से क्या मतलब है या फिर हमें ITR फाइल करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की आम धारणाएं काफ़ी लोगों के दिमाग में आती है। तो आज का शो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये देखने के बाद उनका कम से कम एक व्यू बदल जाएगा कि ITR फाइलिंग यहाँ पर सबके लिए ज़रूरी है। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ टैक्स चैंपियन, टैक्स गुरु मुकेश पटेल भी शामिल है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की जो मुश्किलें हैं टैक्स को लेकर उन्हें आसान भाषा में उनकी क्वेरीज को सुलझाने के लिए। तो आज का जो हम थीम जिस पर हम फोकस कर रहे हैं उससे जुड़ा पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि देखिए एक जो आम धारणा बनी हुई है लोगों की कि अगर मेरी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तभी मुझे ITR फाइलिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज मुझे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। इस तरह का एक व्यू पॉइंट बना हुआ है तमाम लोगों का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो लोग सही हैं? पूजा, ये जो 2.5 लाख का फिगर है वो सही है। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख और सुपर सीनियर के केस में 5 लाख। लेकिन आम तौर से लोग ये समझते हैं कि मेरी 2.5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम होने के कारण मुझे आयकर रिटर्न फाइल करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये गलत है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 139 है जिसके तहत कोई भी टैक्स पेयर को अपना रिटर्न फाइल करना जरूरी गिना गया है, उसमें शर्त यह है कि आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो एग्जम्पशन लिमिट से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम GTI कहते हैं, अगर ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं। मान लीजिए कि आपकी एक ग्रॉस इनकम 4 लाख है और उसमें से आपने 1.5 लाख का एक डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत लिया, 25,000 का 80D के तहत लिया और ये 1.75 का डिडक्शन लेते हुए आप कहते हैं कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम तो 2.25 लाख बन गई, मुझे इस पर तो कोई टैक्स भी भरना नहीं है, इसलिए मैं क्यों आयकर रिटर्न भरूं। तो दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, माना आपकी सेक्शन 80 फैमिली के डिडक्शंस पहले की जो इनकम है उसको GTI कहते हैं, वो 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख की जो निर्दिष्ट एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज्यादा है तो आपके लिए रिटर्न भरना आवश्यक है। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है, कंपनी है, LLP है, कई लोग ये समझते हैं कि मेरा कोई धंधा ही नहीं चल रहा है, इनकम नहीं है या तो नुकसान है, मैं क्यों रिटर्न भरूं। पर इन लोगों में मीन्स फॉर दीज एंटिटीज रूल ये है कि आपका अस्तित्व है जब तक तब तक आपके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य है। भले आपका 0 हो या नुकसान भी हो तो भी आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो रिटर्न नहीं भरने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हो सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहिए। तो मुकेश जी, क्या किसी को अगर ITR फाइल करना है और तो उसके अंतर्गत क्या कोई विशेष प्रावधान है जिसके तहत किसी भी जो भी टैक्स पेयर है उनको ये ITR फाइल करना कंपलसरी होगा जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है उनके लिए? 2.5 लाख या 3 लाख की GTI से आपकी आय ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना है, पर उससे कम आय है तो भी आपके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग है। उसमें 2 प्रकार के
किस्से हैं। एक है जहां स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, 3 निर्दिष्ट प्रकार के ट्रांजैक्शंस हों तो आपके केस में ये आपको लागू हो सकती है शर्त। एक तो आपके करंट अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आपने साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट की है तो आपको ये शर्त के आधार से आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना होगा। दूसरी शर्त एसएफटी में ये है कि अगर आपने अपने लिए या किसी और के लिए विदेश यात्रा खर्च के लिए आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा वित्तीय साल में खर्च किया है तो भी आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग होंगी। आप कहेंगे मेरी तो कोई आय ही नहीं है, पर आपने खर्च किया है इसलिए आपके लिए मैंडेटरी है। और तीसरा नियम यह है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी खर्च का जो भुगतान करते हैं वो साल में 1 लाख से ज्यादा आपके केस में होता है तो ये तीनों केसों में आपके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर ग्रॉस टोटल इनकम आपको रिटर्न भरना जरूरी है। और भी एक केस है पूजा, ये है आपका फॉरेन में कोई, मान लीजिए आप यहां के रेजिडेंट हैं, एनआरआई के लिए ये नियम नहीं है, पर यहां के रेजिडेंट हैं और फॉरेन में आपका कुछ भी छोटा मोटा इनकम है या कोई एसेट है या आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तो वो केस में आपके लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होगा और आपको रिटर्न में एक शेड्यूल FA ऑफ फॉरेन एसेट्स, जहां आपको एसेट्स और इनकम दिखाना है, वो आपके लिए मैंडेटरी है। पूजा, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स का 3-4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखिए जहां पर कि मैंडेटरी होता है। मुकेश जी, आईटीआर में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ड्यू डेट क्या है जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए और अगर ये मिस हो जाए तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस या खामियाजा टैक्स पेयर को भुगतना पड़ सकता है? पूजा, आपने ये जो सवाल पूछा, मैं कहूंगा आज के शो का हमारा स्टार या $1 मिलियन क्वेश्चन उसे रैंक किया जाना चाहिए, इसलिए कि सबसे पहले तो सबको ये सुविदित है कि जो नॉन ऑडिट के केसेस हैं, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, को कोविड के कारण एक्सटेंड करके 30 सितंबर और पुनः एक्सटेंड करके 31 दिसंबर को किया गया है जैसे आपने बताया। पर अभी जो कानून है उसके हिसाब से, जो नोटिफिकेशन है सीबीडीटी का उसके हिसाब से ये 31 दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये आपकी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। अब मान लीजिए कि ये डेडलाइन आप चूकते हैं तो क्या होगा? आप कहेंगे कि ऐसे तो मैं रिटर्न 31 मार्च तक भी भर सकता हूं, मेरे लिए और 3 महीने हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था जब सितंबर में आया तब कि जो लेटेस्ट रिटर्न फाइल करने का या रिवाइज रिटर्न फाइल करने का जो समय है, जो दिसंबर हुआ करता था, उसको मार्च एक्सटेंड कर दिया गया। पर अब होता क्या है कि 31 दिसंबर का रिटर्न, मान लीजिए आप जनवरी में कभी भी फाइल करते हैं, आप चूक गए, आपने ये सोचा कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है, मेरे को तो रिफंड लेना है, कोई ब्याज भी नहीं भरना है, तो इसमें 2-3 चीजें ये ख्याल में रखनी है। सबसे पहले तो अगर 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका कोई भी बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस, शेयर बाजार से जुड़े हुए केसेस में तो कैपिटल लॉस भी होते हैं इन्वेस्टर्स के, ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड आगे ले जाने का जो आपका फायदा है उससे आप वंचित रह जाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको यह ख्याल में रखना है कि इस बार जो कोविड के कारण एक्सटेंशन जुलाई से दिसंबर किया गया, उसमें उन्होंने एक नियम ये रखा था कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, माना कि रिटर्न के साथ भरने वाला टैक्स अगर 1 लाख रुपये के अंदर है, मान लीजिए 90,000 है, तो आपको 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भरते हैं, आपको सेक्शन 234A के तहत कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब आप ये दिसंबर चूक जाते हैं और जनवरी में जाते हैं तो होता क्या है कि अगस्त से लेके जनवरी तक के 6 महीने हो गए,
तो 6 महीने का प्रति मास 1% के हिसाब से 234A का 6%, माना 90,000 पर 6% के हिसाब से 5,400 जनवरी, एक दिन का भी डिले होने के कारण ये 5,400 आपको लग सकता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो कई दर्शकों को ध्यान में नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं मार्च तक भरूंगा। दर्शकों को ये हम इत्तला देना चाहते हैं कि इस केस में सेक्शन 234F के तहत एक लेट फाइलिंग फी का जो प्रोविजन है वो आपके केस में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। 1 जनवरी को मान लीजिए आप अपना 5,000 रुपये के रिफंड के साथ एक रिटर्न फाइल करेंगे, आपकी आय है 10 लाख रुपया। आप शायद चौंक सकते हैं जब आप देखेंगे कि वो 5,000 का रिफंड सिस्टम खा गया। आप कैसे? क्योंकि 234F ये कहता है कि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फी आपको लगेगी, और 5 लाख से कम आय है तो भी उस केस में आपको 1,000 रुपये की ये लगेगी। और मान लीजिए आपका रिफंड अगर है तो वो कट जाएगा, रिफंड नहीं है तो आपका रिटर्न अपलोड ही नहीं होगा जब तक आप ये 5,000 या 1,000 जो है वो भरेंगे नहीं। तो हमें ये ख्याल में रखना है कि 31 दिसंबर में चूक हो गई तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, भले आपको कोई टैक्स या ब्याज न भरना हो तो भी। पूजा, बिल्कुल, तो इस तारीख का ध्यान रखिए। मुकेश जी, काफ़ी सारे फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं जब हम ITR फाइल करने जाते हैं तो टैक्स पेयर कैसे डिसाइड करे कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। पूजा, आपने ये जो सवाल पूछा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा रोचक तरीके से समझाने के लिए हमने एक खास वीडियो तैयार किया है कि ITR 1 से ITR 7 जो 7 निर्दिष्ट फॉर्म हैं तो किसके लिए क्या चुना जाए। आओ देखें ये वीडियो। इनकम टैक्स रूल्स के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 टू ITR 7 ऐसे 7 अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हम शुरू करें ITR 1 से, जिसे सहज कहा जाता है। 2 पन्ने का केवल ये रिटर्न है और बहुत ही सरल है। अब ये रिटर्न फाइल करने के लिए जो कंडीशंस हैं ये ख्याल में रखने की बात है कि सबसे पहले तो जो रेसिडेंट है ऐसा ही इंडिविजुअल ये रिटर्न फाइल कर सकता है और उसकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक शर्त है। और उसकी टैक्सेबल इनकम में केवल सैलरी, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या तो 5,000 रुपये तक की ये फाइल किया जा सकता है और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में से टैक्सेबल इनकम नहीं। अगर आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स हुए तो ITR 1 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बिजनेस इनकम तो एलिजिबल नहीं है, तो कौन से फॉर्म भरेंगे? तो ITR 2 जो है वो इंडिविजुअल या HUF, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, अगर उस केस में बिजनेस और प्रोफेशन की, माना धंधा या व्यवसाय की कोई आय नहीं है, तो उस केस में आप ITR 2 भर सकते हैं। इसमें कैपिटल गेन्स और इनकम्स के भी समावेश हो जाते हैं। बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम का जब केस होता है या तो प्रोप्राइटरशिप से या तो पार्टनरशिप के शेयर के तहत, अगर आप पार्टनर है और वो पार्टनर की इनकम भी दिखा रहे हैं, तो इंडिविजुअल और HUF के केस में आपके लिए है ITR 3। ITR 4 रिटर्न जो है
जिसे सुगम के नाम से जाना जाता है, ये जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम या तो अनुमानित आय कहते हैं, सेक्शंस 44 AD, AE और ADA के तहत कोई भी इंडिविजुअल, HUF या तो पार्टनरशिप फर्म भी LLP के सिवा हो तो उस केस में आप ये रिटर्न का फायदा ले सकते हैं। ये भी काफ़ी सरल रिटर्न है आम रिटर्नों से, और इसमें एक शर्त है बकायदा कि 50 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये ITR 1, 2, 3, 4 हुए, और ITR 5 जो है वो जो इंडिविजुअल, HUF और कंपनी के सिवा जो केसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट ट्रस्ट वगैरह सब आ जाते हैं, उनके लिए भरने लायक ये फॉर्म है। ITR 6 जो है वो कंपनीज के केस में भरा जाने वाला फॉर्म है, और ITR 7 वो चैरिटीज या तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कंपनीज हो जो सेक्शन 11 का फायदा लेती है, उस केस में ITR 7 है। अब आप ये सब जो ITRs भरते हैं उसके साथ जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है उसका नाम दिया जाता है ITR V। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक ये फॉर्म थे जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ बोकारो झारखंड से जुड़ चुके हैं, रोशन कुमार। रोशन जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं बोकारो से रोशन कुमार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने शेयर मार्केट के इनकम को बिजनेस इनकम में दिखा सकता हूँ अगर मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम और कुछ भी नहीं और मैं रेगुलर ट्रेडर हूँ। मुकेश जी इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? रोशन कुमार जी, आपके सवाल का सीधा जवाब ये है, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने पसंदगी की तो ऑप्शन एक एक्सरसाइज किया, फिर उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। CBDT का सर्कुलर है इस पर 29/2/2016 का, जिस पर डायरेक्टली ये कहा गया है कि इसको बिजनेस माना जाए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैपिटल गेन माना जाए, ये टैक्स पेयर की चॉइस है, लेकिन ये चॉइस एक्सरसाइज करने के बाद उसको ये कंटिन्यू रखना है। और ये सर्कुलर में और भी कुछ छोटी छोटी बातें जो दी गई है वो आप जैसे हैं निवेशकों को ध्यान में लेके आप आगे चल सकते हैं। पूजा। ओके ठीक है, चलिए दूसरे दर्शक को भी शामिल कर लेते हैं। अहमदाबाद से जितेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी पूछिए क्या सवाल है आपका। मैं अहमदाबाद से जितेंद्र सोनी बोल रहा हूँ। मैंने 2005 में शेयर बाजार 200 रुपये के भाव से यानी कि 2 लाख रुपए में लिए थे। बाद में दीवान हाउसिंग बैंकरप्ट हो गई और इसका शेयर बाजार में मूल्य 0 हो गया यानी कि डिलिस्ट हो गई। अभी भी मेरे डीमेट अकाउंट में 1000 शेयर दीवान हाउसिंग के पड़े हुए हैं, जिसके हिसाब से मेरे को 2 लाख रुपए का मूडी में यानी कि कैपिटल में नुकसान हो रहा है। तो ये 2 लाख रुपए का नुकसान मैं किस मुनाफे में एडजस्ट कर सकता हूँ? इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। मुकेश जी क्या राय होगी आपकी? पूजा, जितेंद्र जी और इनके जैसे दर्शकों को ये ख्याल में रखना है कि केवल आपके शेयर का डीलिस्टिंग हो गया और कुछ पैसा आने की संभावना नहीं है, इसके कारण आप लॉस क्लेम नहीं कर सकते हैं। लॉस, कैपिटल लॉस भी क्लेम करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रांसफर हो, क्योंकि तभी आपको लॉस मिलेगा। तो जितेंद्र जी को मैं ये सलाह दे सकता हूं कि जितेंद्र जी, आपका भले शेयर लिस्टेड नहीं है, पर आप ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन द्वारा अपने शेयर्स का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये वाला शेयर आप 10 रुपये में किसी को बेचते हैं, तो जो 90 रुपया पर शेयर के हिसाब से आपका 1,80,000 का नुकसान होगा, वो आप मांग सकते हैं। पर आपके डीमैट अकाउंट से जब तक बाहर नहीं निकलते कोई कीमत से और
परचेज और सेल प्राइस के डिफरेंस के आधार से लॉस नहीं होता है, तब तक लॉस नहीं मिलेगा। पूजा। ओके, चलिए मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम सवालों का जवाब भी देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए वक्त है गुरु मंत्र जानने का, और सबसे पहला गुरु मंत्र, भले ही टैक्सेबल इनकम छूट की सीमा से कम हो या कोई टैक्स ना देना हो, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम छूट सीमा से अधिक है तो ITR भरना अनिवार्य है ये आपके लिए। यदि आपका केस नॉन ऑडिट वाला है और आपका टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक नहीं भरा गया है तो किसी भी अनऑब्जर्व बिजनेस या कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये है आज का दूसरा गुरु मंत्र। और तीसरा ये है कि कोई भी टैक्स या ब्याज चुकाने की जिम्मेदारी नहीं है, तो भी लेट फाइलिंग की फीस भरने की जिम्मेदारी वो आपकी होगी। तो वो जो डेडलाइन हमने आपको बताई थी उसका यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इरीना स्वदेश से में आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।